आप सभी को नमस्कार। आज मेरा टॉपिक है वर्ण विचार। तो वर्ण होता है कि वर्ण मतलब अक्षर, न क्षरत इति अक्षरः, जिसका क्षय नहीं होता है वही अक्षर है। ठीक। न क्षरत इति अक्षरः। ठीक। वर्ण दो प्रकार के हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। ठीक है। संस्कृत में स्वर दो तरह के, एक तो हो गया ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, और एक दीर्घ। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5। दीर्घ को संयुक्त भी बोलते हैं। संयुक्त स्वर। ठीक। दीर्घ स्वर या संयुक्त। ह्रस्व कितने हैं? 5 हैं। और दीर्घ या संयुक्त स्वर कह ले कितना है? 4। 5 और 4, तो कुल स्वर कितने हैं? 9। ठीक। 9 कुल स्वर। स्वरों की संख्या 9 है। अब ये ह्रस्व 5 कौन कौन है? अ, ई, उ, री, लृ। ये हो गए अ, ई, उ, री, लृ। और अक प्रत्याहार के अंतर्गत अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार के अंतर्गत ह्रस्व स्वर आते हैं। और यहाँ दीर्घ या संयुक्त कह ले तो इनकी संख्या है 4। इसको हम कहेंगे ए, ओ, ए, आओ। ये 4 हो गए। ठीक। और ये हैं एच, एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार हो गया। और संपूर्ण स्वर 9 है, तो इसको हम स्वर को संबोधित करेंगे अच प्रत्याहार से। ठीक। अच प्रत्याहार से हम संपूर्ण स्वर को संबोधित करेंगे। अब उसके बाद स्वर का भेद और विस्तृत हम पढ़ेंगे।
अब यहाँ तक हमको पता हो गया कि स्वर जो है ह्रस्व और दीर्घ में बटा, बाकी स्वर जो है इसके 3 भेद होंगे। अभी उसको पढ़ना है हमें, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अभी सूखा नहीं। स्वयं राजन्ते स्वयं राजन्ते इति स्वराः। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्वर है क्या। स्वर जो है उच्चारण करते समय किसी और की सहायता नहीं लेता है। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वर अपने आप में संपूर्ण होता है। और व्यंजन जो है हमेशा स्वर की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन बिना स्वर की सहायता से हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। व्यंजन को जब भी हम लिखते हैं इस तरह से लिखेंगे, जैसे हमने लिखा क, तो ये क में अ छिपा है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, तब जा करके हमारा शुद्ध व्यंजन होगा। और अ जब लिखेंगे तो उसको इस तरह से, इसमें किसी की सहायता नहीं है कि अ में कुछ और है। जैसे हमने लिखा अ, फिर ई लिखा तो ई, और इसको जब हम उच्चारण करते हैं तो भी इसी तरह से, जैसे हमने कहा अ तो सिर्फ अ का उच्चारण हुआ, और कहा ई तो सिर्फ ई का उच्चारण हुआ, इसी तरह से। और जब हमने बोला क तो क में अ आया क, या फिर ऐसे जैसे व्यंजन सिर्फ है तो उसको बोल ही नहीं सकते ढंग से, क क उसको ढंग से नहीं बोल सकते हैं, इसलिए व्यंजन जो है सहायता लेता है, और स्वर जो है अपने आप में पूर्ण होता है। ह्रस्व, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये हो गए स्वर के भेद। इस पर एक श्लोक है मात्रा पर। जैसे ह्रस्व एक मात्रा, ह्रस्व क्या है, एक मात्रिक वर्ण, एक मात्रिक वर्ण, ठीक। दीर्घ क्या है, द्विमात्रिक, द्विमात्रिक, द्विमात्रिक वर्ण। प्लुत क्या है, त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक वर्ण। उसी तरह से व्यंजन, व्यंजन में अर्धमात्रिक वर्ण होता है। ठीक। ह्रस्व को एक मात्रिक वर्ण कहते हैं, दीर्घ को द्विमात्रिक वर्ण, और प्लुत को त्रिमात्रिक वर्ण, व्यंजन को अर्धमात्रिक वर्ण। इस पर एक श्लोक है, इसको हम थोड़ा सा डिलीट करेंगे।
एकमात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रस्तु दीर्घमुच्यते। दीर्घम उच्यते। एकमात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रस्तु दीर्घमुच्यते। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेहूं व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। एकमात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रस्तु दीर्घमुच्यते। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम्। एकमात्रो भवेत् ह्रस्वो, यहाँ ह्रस्व लिखा है, ठीक। एक मात्रा ह्रस्व में, द्विमात्रस्तु दीर्घमुच्यते, दीर्घ में द्विमात्रा। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेहूं, 3 मात्रा वाला प्लुत जानना चाहिए। व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, और व्यंजन में अर्धमात्रा, ठीक। यहाँ हमने मात्रा को देखा। आज के लिए आप सभी को इतना ही, और आज के लिए आप सभी को नमस्कार।